रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठा बेचने वाली 5 बहू। आइए आइए, गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए, प्याज के पराठे, सिर्फ ₹20 पराठा। इस पराठे सिर्फ 20 रुपए का, रायता और खट्टी मीठी अचार के साथ। आइए आइए, प्याज के पराठे का स्वाद लीजिए। अजी, प्याज के पराठे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मेरे लिए एक प्लेट दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, आपके प्याज के पराठे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। वैसे आपको इतनी क्या मजबूरी आ गई? आपको ऐसे गर्भवती के समय में ये काम इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, पर मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी दोनों जेठानी और देवरानी मेरे साथ हैं। हम 5 बहू मिलकर यहाँ पर प्याज का पराठा बेचती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको प्याज के पराठे के साथ चाय का आनंद भी लेना है तो दूसरी स्टॉल पर आ जाइए। प्याज के पराठे को हम अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। जी शुक्रिया। उस औरत के बाद और भी लोग रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन से उतरकर उनके प्याज के पराठे का स्वाद लेने आते हैं। वो बहुत ही मशहूर थे। तभी गर्भवती अमृता और शिवानी की तबीयत खराब होने लगती है तो उनकी सास कौशल्या पानी लाकर पिलाती है। मैंने कहा है ना, तुम दोनों को अपना ठीक से ख्याल रखना होगा। कह रही हूँ, यहाँ पर मत आओ, मैं काम कर लूंगी। तुम्हें ऐसे समय में काम नहीं करना चाहिए। तुम दोनों के बच्चे को कुछ हो गया तो। ओह माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा थकावट सी हो गई थी। 7वां महीना है, ये भी आराम से पार हो जाएगा जब इतना हो गया है तो। हाँ माँ जी, अमृता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम दोनों तो मेरी सुनती नहीं हो। श्वेता बहू, तू बड़ी है, तू ही इन्हें कुछ कहे। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों हैं ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। वैसे आज की कमाई हो गई है, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ। आप राशन लेकर घर रख दीजिए। ठीक है बहू, ये दुख की परिस्थिति कब खत्म होगी? कब मैं अपने 5 बच्चों को देख पाऊंगी? कब मेरे दोनों पोता पोती इस दुनिया में आएंगे और हम ठीक से रह पाएंगे? बस माँ जी, कुछ समय की बात है, 4 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 बहू की आंखों में आंसू थे। शायद इस वक्त वो बहुत अजीब परिस्थिति से गुजर रहे थे। आखिरकार कौशल्या के 5 बेटे कहाँ थे और ऐसा भी क्या हुआ कि कौशल्या की 5 बहू को रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बनाकर अपना जीवन यापन करना पड़ा? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ कौशल्या की 5 बहुएं अपने पतियों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थीं। आहा बहू कीर्ति, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, जरा और खाना परोस। जी माँ जी। अरे भाभी, जरा मुझे भी खाना दे दीजिए। वैसे आप 5 ने मिलकर आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर 5 भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो अपने ऑफिस की पार्टी के बाद वीरू नाम का एक लड़का एक जगह पर इल्लीगल सट्टा लगाया करता था। वो अपने जीतने का गुणगान 5 भाइयों के सामने कर रहा था। सच में वीरू, तूने सट्टा लगाया है? पर ये तो इल्लीगल है और तू जीत भी गया, तुझे डर नहीं लगा? अरे इसमें डरने की क्या बात है, थोड़ा पैसा लगाओ, डबल मुनाफा पाओ, किसी को पता नहीं चलता। डोंट वरी, मैं कब से खेल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम 5 भाई भी अपने पैसे लगाकर खेलो और ऐश करो ऐश। हाँ भैया, मैं तो कह रहा हूँ एक बार हमें ट्राई करना चाहिए। वैसे भी घर जाकर बीवियों की शक्ल ही तो देखनी होती है। हाँ रोहित भैया, राजू की बात से मैं सहमत हूँ। हमें थोड़ा नई चीज़ों को भी अपनाना चाहिए और यह सेफ भी है। हाँ ठीक है। इसके बाद 5 भाई वीरू की बातों में आकर 1 हफ्ते तक इल्लीगल सट्टा लगाकर रात को लेट घर आते थे। हार भी रहे थे। धीरे धीरे उनके पैसे इसमें फंसते गए। फिर एक दिन पुलिस को उस जगह की खबर हो जाती है और फिर वो छापा मार देते हैं। भाई पुलिस आ गई, चलो यहाँ से भागते हैं, पीछे के रास्ते से चलते हैं। अरे उसने तो कहा था पुलिस नहीं आएगी, फिर पुलिस कैसे आ गई? ये सब सोचने का टाइम नहीं है भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा। ओहो, कहाँ बचकर जाने की कोशिश कर रहे हो? पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इल्लीगल सट्टा लगा रहे थे ना, अब जेल में पता चलेगा। अरेस्ट कर लो हवलदार। इसके बाद 5 भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वही 5 बहुएं अपने पतियों के बारे में चिंता कर रही थी। इतने में पुलिस स्टेशन में उन्हें कॉल आता है, जिसके बाद 5 बहू और सास पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पुलिस उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। उनकी विनती करने पर भी नहीं सुनती। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने अनजाने में ये काम कर दिया है, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। हाँ मैडम जी,
ये काम कोई अनजाने में नहीं किया था, पूरा इल्लीगल काम है। अब तो आपके बेटे आपको 1 साल बाद ही मिलेंगे। ये जानने के बाद घर की सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। धीरे धीरे 3 महीने गुजरते हैं। घर चलाने के लिए अब कुछ भी नहीं था। वहीं अमृता और शिवानी बहू भी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे में एक दिन श्वेता कहती है, माँ जी, घर चलाने के लिए अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब हमें काम करना पड़ेगा। आप अकेली नहीं हो, हम 5 बहू मिलकर काम करेंगी। और मैंने सोचा है, खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। पड़ोसी वाले भैया मंडी में जो प्याज बेचते हैं, उनमें से खराब प्याज को फेंक देते हैं। मैं सोच रही हूँ उसी को छांटकर उन्हें प्याज का पराठा बनाकर बेचा करे। शिवानी बहू ने तरकीब तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन अमृता, शिवानी बहू, तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। फिर कीर्ति बहू साथ वाले घर से खराब प्याज लेकर उनमें से अच्छी प्याज को छांट देती है और खराब प्याज को अपने आंगन में बो देती है। उसके बाद घर के बचे आटे से अपने आसपास के मोहल्ले के 5 बहू प्याज का पराठा बनाकर रेहड़ी पर बेचती हैं। आइए आइए, पराठा ले लीजिए, 10 रुपए का प्याज का पराठा, सिर्फ 10 रुपए का प्याज का पराठा। आइए आइए, प्याज का चटपटा पराठा खाइए, वो भी आम के अचार के साथ। जरा मुझे 50 रुपए के पराठे दे दीजिए। ये लीजिए। इस तरह पहले दिन 5 बहू के प्याज के पराठे की नाम मात्र बिक्री हो जाती है। तुम 5 बहू जैसी जिस तरह से काम कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें किसी भीड़ वाली जगह पर काम करना चाहिए, तभी बिक्री होगी, जहाँ लोगों को ज्यादा भूख लगती है। अरे माँ जी, ऐसी जगह तो सिर्फ एक ही है, और वो है हमारे पास वाला रेलवे स्टेशन। अब से हम वहीं प्याज के पराठे बेचेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन 5 बहू रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी रेहड़ी पर प्याज का पराठा बनाकर बेचती हैं, जिसकी खुशबू से ही आसपास के लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं और पहले दिन की बहुत अच्छी कमाई होती है। जिसके बाद वो और प्याज, आटा वगैरह सामान लाकर रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बेचते हैं। 5 महीने बीत जाते हैं, जिनमें उनके प्याज के पराठे बहुत फेमस हो गए थे और दोनों बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। साथ ही इससे उनका घर का खर्चा आराम से निकल गया था। तुम दोनों तो मेरी सुनती ही नहीं हो। श्वेता बहू, तू बड़ी है, तू ही ने कुछ समझा। फिक्र मत कीजिए, हम तीनों हैं ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। वैसे आज की कमाई हो गई, 4 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब फिक्र मत कीजिए। हमारे पति जेल से छूटने ही वाले हैं, बेल के पैसे भी जमा हो गए हैं और दोनों दीदी के होने वाले बच्चे का खर्चे का इंतजाम भी हो गया है। वैसे हमारा यहाँ सही बिजनेस चल रहा है। हम अचार के साथ प्याज का पराठा भी बेचते हैं और कीर्ति भारती चाय के साथ प्याज का पराठा बेचती हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। 2 महीने गुजर जाते हैं। इन 2 महीनों में 5 बहू प्याज का पराठा बेचकर इतनी तरक्की करती हैं कि अब उनकी एक खुद की स्टॉल थी। इससे उनके रेलवे स्टेशन पर बहुत कमाई हो जाती थी। वहीं अमृता और शिवानी एक बेटी और एक बेटे को जन्म देते हैं और 5 के पति जेल से वापस लौटते हैं। आप सब हमें माफ कर दीजिए कि ऐसे मुश्किल समय में हम साथ नहीं थे और हमने ये काम किया। गलती मेरी है माँ, जो मैं अपने भाइयों को और खुद को समझा नहीं पाया। 1 साल में तुम 5 ने कैसे संघर्ष किया होगा, मैं समझ भी नहीं सकता। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। आओ, घर के नन्हे मेहमानों से मिल लो। इसके बाद 5 भाई नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाते हैं और शराफत से अच्छी कंपनी में फिर से काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर 5 बहू रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बनाकर घर का खर्चा चलाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जेठानी गायत्री के दोनों बेटों का विवाह एक काली शोभा और दूसरी गोरी प्रीति नाम की लड़की से होता है, जिसके बाद गायत्री उनका गृह प्रवेश करती है। शादी के अगले दिन छोटी बहू शोभा, जो कि काली थी, वो प्रीति से कहती है, अरे दीदी, बहुत देर हो गई है, चलिए नीचे चलते, साथ में पहली रसोई का खाना बनाएंगे। ओफो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मैं अभी मेकअप कर रही हूँ? बिना मेकअप के तो मैं नीचे नहीं जा सकती। आखिर मुझे अपनी खूबसूरती का भी तो ध्यान रखना है, मेंटेन करके रखना है। तुम खुद तो काली हो, नहा धोकर सीधा जा रही हो, है ना? ना ही तुम्हें कुछ ब्यूटी सेंस होगी, मनहूस कहीं की, जो मुझे अपनी शक्ल दिखा दी। मैं खुद आकर अपना खाना बना लूंगी। ठीक है दीदी, मैं चली जाती हूँ, आप तैयार हो जाइए। अपनी जेठानी की बातों को बिना बुरा माने वो रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती है। उसके रंग से सास भी थोड़ी कम खुश थी, पर क्या करें, बेटे की कुंडली को देखकर उसने फटाफट अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। फिर प्रीति भी तैयार होकर रसोई में जाती है तो कहती है,
ओह गॉड, दिस प्लेस इज वेरी हॉट, आई कांट कुकिंग। और खाना बनाने से कहीं मेरी खूबसूरती को कुछ हो गया तो मेरा मेकअप खराब हुआ, इस काली देवरानी की तरह काली हो गई तो। माँ जी आप आ गई, मैं खाना नहीं बना सकती, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बहू, तू खाना मत बना, कहीं तेरी रसमलाई जैसी शक्ल इस छोटी बहू के काले गुलाब जामुन सी हो गई तो रहने दे, अब से यही खाना बनाएगी हमेशा, सुन रही है ना तू? जी माँ जी, खाना तैयार हो गया, आप सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। कुछ ही देर बाद सब लोग खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, काली बहू घर की सारी जिम्मेदारी अकेले संभालती है और गायत्री अपनी गोरी बहू को कोई भी काम करने नहीं देती। वो एसी में हमेशा सोफे या बेड पर पसरी हुई रहती थी। खाना पीना बनाना किसी और चीज से उसे कोई मतलब नहीं था। जब उसे अपनी देवरानी को परेशान करना होता था तो बड़े घमंड के साथ उसे ऑर्डर करती है। वो बेचारी जैसे ही घर का काम करके बैठी थी तभी सास और घमंडी जेठानी उसे बुला लिया करते थे। बीते वक्त के साथ दोनों बहू प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जहाँ सास अपनी गोरी बहू प्रीति का ही ख्याल रखती थी और गर्भवती के समय में भी शोभा से ही घर का सारा काम करवाती है। शाम के समय प्रीति अपने कमरे में बैठकर केला खा रही थी। ये काली कलूटन ज्यादा बनती है ना, अभी इससे कमरे की सफाई करवाती हूँ। अरे ओ शोभा रानी, कम टू माई धोरे। जी जेठानी जी, आप मुझे बुला रही हैं? हाँ वो क्या है ना, टीवी देखते देखते मैं यहीं पर केले खाने लग गई और छिलके फेंक दिए। मैं कहीं फिसल ना जाऊं इसलिए तुम जल्दी झाड़ू लगा दो। पर दीदी फिसलने का डर तो मुझे भी है। मैं कह रही थी हम एक नौकरानी रख लेते हैं, क्योंकि आप भी गर्भवती के समय से गुजर रही हो और मैं भी, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बोलो तुमने? नौकरानी रख लो, पैसे तुम्हारे पीहर वाले ला कर देंगे। माँ जी को पता चला तुम्हारे इस आइडिया के बारे में ना तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगी। घर में 2-2 बच्चे आने वाले हैं और तुम्हें खर्चे की हो रही है, सारा सा काम खुद नहीं कर सकती। क्या हुआ बहू, तुम दोनों के कमरे से इतनी आवाज क्यों आ रही है? माँ जी, मैडम जी से घर का काम नहीं हो रहा, नौकरानी बुलाने को कह रही है। मैंने तो साफ मना कर दिया। अच्छी बात है, सारा काम अभी भी तू ही करेगी, समझी? कर लो माई, पढ़ाई नौकरानी वाली। चल जाकर बहू को केसर वाला दूध ला कर दे उसके बच्चे के लिए। मेरी बहू इससे पिएगी तो मेरा पोता और भी गोरा हो जाएगा। माँ जी मैं भी पी लूं, मेरा बच्चा भी साफ रंग का और तंदुरुस्त पैदा होगा। तुझे क्यों पीना है? क्या 2 रुपए का आता है? अरे जरा सा केसर बहुत महंगा आता है और तुझे क्या जरूरत है, तू तो है ही काली। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को भी आराम चाहिए। क्या मैं ये सब खा पी नहीं सकती? नहीं, तुम्हें आराम की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से इसे साफ करो और मेरे लिए केसर दूध लाओ। बेचारी शोभा का दिल अपनी सास और घमंडी जेठानी की बात सुनकर टूट जाता है। फिर वह गर्भवती के 7वें महीने में अपनी जेठानी के कमरे को साफ करती हैं और उसके लिए केसर वाला दूध लेकर आती हैं। इतना ही नहीं, प्रीति इतनी घमंडी थी कि खुद गाढ़ा केसर का दूध पीती थी और देवरानी के गिलास में पानी मिला दिया करती थी। और वो फल खाने जाती थी तो प्रीति के हाथ से छीनकर फल खा जाया करती थी। बेचारी शोभा को बुरा तो लगता था लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। वक्त गुजरता है, दोनों बहू का 9वां महीना चल रहा होता है कि एक सुबह प्रीति के पैरों में दर्द होता है तो उसका पति मोहन कहता है, प्रीति परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं पैर दबा देता हूँ, सरसों के तेल की मालिश कर देता हूँ। अरे आप क्यों परेशान हो रहे? आपके ऑफिस का टाइम हो गया है। शोभा है ना, मेरी बहन की तरह ख्याल रखती है, वो कर देगी, आप जाइए। अब बताती हूँ महारानी को। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। तभी प्रीति शोभा को आवाज लगाती है, जी दीदी आप बुला रही थी मुझे? हाँ, मेरे पैर की मालिश कर दो, मेरे दर्द हो रहा है। सॉरी जेठानी जी, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती क्योंकि कल रात से मैं परेशान हूँ, मेरे पेट के साइड में बहुत दर्द हो रहा है। मैं माँ जी को भेज देती हूँ या दाई माँ को बुला देती हूँ। इतना कहकर शोभा चली जाती है। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। इस कलूटी के पर कैसे निकल गए? इसने मुझे मना किया, इसको तो छोड़ूंगी नहीं। अब मैं ज्यादा ही प्रेगनेंसी के बहाने इससे आराम मिल रहा है। ऐसा बोलकर वो सरसों का तेल सीढ़ी पर डाल देती है। अब उस महारानी को मुझे ना करने का अंजाम पता चलेगा जब यहाँ से गिर पड़ेगी। ऊपर गई है, माँ जी के पास आती ही होगी। कुछ देर बाद शोभा वहां से जाती है कि बिना तेल वाली सीढ़ी पर पैर रख के वापस आती है। प्रीति इस बात को भूल जाती है और वो खुद ही उस सीढ़ी पर पैर रख देती है। जेठानी जी,
आपको कुछ नहीं होगा। अपनी जेठानी को इस हाल में देखकर शोभा उसे बचाने जाती है तो खुद भी उसके साथ सीढ़ी से गिर जाती है, जिससे दोनों के पेट में बहुत दर्द होता है और दोनों के पति और गायत्री फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। शोभा का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाता है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन थिएटर में प्रीति अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी चिंता में शोभा अपने पति से कहती है, अरुण जी, जेठानी जी और उनका बच्चा ठीक तो है ना? और हमारा बच्चा तो ठीक है, लेकिन भाभी की डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। वो बहुत तकलीफ में है। अगर उन्होंने कोशिश छोड़ दी तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मुझे जेठानी जी के पास जाना होगा, वो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। आप डॉक्टर से बोलें कि मुझे वहाँ जाने की परमिशन दे, प्लीज अरुण जी। ठीक है। तभी अरुण डॉक्टर से बात करता है। फिर परमिशन के बाद शोभा अपनी जेठानी के ऑपरेशन थिएटर में जाती है, जहाँ वह जेठानी का हाथ पकड़ती है। जेठानी जी, आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए और अच्छा सोचिए। मैं, जेठ जी, माँ जी, हम सब आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो शोभा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें गिराने के लिए मैंने ये किया था और हम दोनों ही गिर गए और मेरी वजह से मेरा बच्चा जूझ रहा है। तुम कुछ नहीं होने दोगी ना मेरे बच्चे को? अरे जेठानी जी, इन सब बातों को भूल जाइए, अच्छा सोचिए, हिम्मत रखिए, आपका बेबी इस दुनिया में सेफली हो जाएगा। मिसेस शोभा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। ऐसे ही उन्हें हिम्मत देते रखिए, उनके बच्चे को कुछ नहीं होगा। शोभा अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है। इतने में प्रीति भी अपने बच्चे को इस दुनिया में ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेबी को देखकर बहुत खुश होती है। बेहोश होने के कुछ देर बाद आंखों में आंसू लिए प्रीति कहती है, शोभा, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो आज मेरा बेबी भी नहीं होता। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और तुमने जो मेरे साथ अच्छा किया है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे काले रंग को देखकर बहुत कुछ बोला, तुझे ताने दिए, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ। अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ माँ जी। इस तरह घमंडी जेठानी का घमंड टूट जाता है और सास जेठानी शोभा को अपनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं।